चलो दोस्तों, आज हम कल वाली वीडियो से आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम नया टॉपिक लेंगे, संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का संविधान में महत्व सभी आज देखेंगे हम। राष्ट्रपति यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति से हम बात करेंगे तो यह भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च पद है। कि राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है। भारत का राष्ट्रपति गणराज्य का सर्वोच्च पद होता है। भारत में गणराज्य का सर्वोच्च पद होता है। तो हमने देखा राष्ट्रपति में कि यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत में गणराज्य का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति होता है। भारतीय संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कि भारत में संघ की कार्यपालक शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत की संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और इसके आगे हम बात करेंगे कि यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह भारत में गणराज्य का सर्वोच्च पद होता है और भारत की संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह अनुच्छेद 53 में निहित है। इसमें कि भारत की संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है, यह अनुच्छेद 53 में उल्लेख किया गया है। हम राष्ट्रपति 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग ले सकते हैं, जो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत करते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, जैसे अनुच्छेद 61 में एक महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया गया है जो एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग प्रक्रिया जो अनुच्छेद 61 में किया गया है वो एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इसमें हम बात करेंगे कि जो 61 में अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि जो एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, इसमें जो महाभियोग राष्ट्रपति में महाभियोग लगता है, केवल एक बात पर एक शर्त होती है उस पर कि वह संविधान का अतिक्रमण करने पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और किसी प्रकार से राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन सदस्य भाग ले सकते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। और संघ में भाग
5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक कि संघ में भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का उपबंध किया गया है कि संघ में भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका का उपबंध किया गया है। इससे हम आगे चर्चा करेंगे। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है जिसमें राष्ट्रपति नाममात्र होता है। संसदीय व्यवस्था अपनाए गए हैं, संसदीय सरकार है, उसमें राष्ट्रपति केवल नाममात्र व वास्तविक प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल कि वास्तविक जो होता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति तो नाममात्र है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को सम्मिलित किया गया है। अब आपने देखा कि संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को सम्मिलित किया गया है। जो राष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति तो राष्ट्र अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष, जिसे हम हेड ऑफ स्टेट भी कहते हैं, और प्रधानमंत्री को शासनाध्यक्ष, जिसे हम हेड ऑफ गवर्नमेंट राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष कहा गया है और प्रधानमंत्री को शासनाध्यक्ष व मंत्रिमंडल वो शासनाध्यक्ष हेड ऑफ गवर्नमेंट कहा गया है। अब हम आगे बात करेंगे कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और गणराज्य का सर्वोच्च पद होता है। इसके आगे हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि यह लिखा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति
राष्ट्रपति होगा। कि अनुच्छेद 52 में संविधान में लिखा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालक शक्ति शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कि संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इसका प्रयोग खुद या स्वयं वह अपने अधीनस्थों के द्वारा भी कर सकता है। कि राष्ट्रपति के हम बाद में चर्चा की कि अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलो हम बात की कि अनुच्छेद 52 के अंदर भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इसका प्रयोग खुद वह स्वयं अपने अधीनस्थों के द्वारा भी करवा सकता है। भारत के राज्य क्षेत्रों के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति होगा। कि भारत के राज्य क्षेत्र के सशस्त्र बलों तीनों सेनाओं का, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं के जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च पद होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। भारत के राज्य क्षेत्र के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति। हम आगे बात करेंगे अनुच्छेद 54 निर्वाचन पद्धति। इसमें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, कौन कौन सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो संसद के लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और हम बात करेंगे कि संसद के लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति में भाग लेते हैं। दूसरे राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और दिल्ली व
पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य भी निर्वाचन पत्ती नहीं है, निर्वाचन। तो संसद के लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यह किया गया था। दिल्ली व पुडुचेरी के संघ राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य जो मनोनीत जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, इससे एक संविधान संशोधन किया गया था। उसके आधार पर दिया गया था कि 17वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। 1992 में किया गया था, जिसके आधार पर दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला अनुच्छेद 55 निर्वाचन पत्ती। भारत में निर्वाचन पत्ती दो प्रकार की है। पहली साधारण बहुमत की मत पत्ती और दूसरी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पत्ती। इस दोनों पत्तों की हम चर्चा करेंगे। एक अनुच्छेद 54 के अंदर 55 के अंदर निर्वाचन पत्ती, साधारण बहुमत की मत पत्ती और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पत्ती, ये दो प्रकार की पत्तियों का उल्लेख किया गया है संविधान में। तो साधारण बहुमत की मत पत्ती है, इसमें लोकसभा, विधानसभा व पंचायत व नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव होता है। इस पत्ती साधारण बहुमत की मत पत्ती से लोकसभा, विधानसभा, पंचायत व नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव होता है। इस निर्वाचन पत्ती के आधार पर पहली पत्ती है साधारण बहुमत की मत पत्ती के आधार पर इन पदों का लोकसभा के सदस्यों का, विधानसभा के सदस्यों का, पंचायत के, नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव होता है। इस पत्ती में साधारण बहुमत मत पत्ती में साधारण बहुमत मत पत्ती के इस पत्ती में निर्वाचन के समय सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी होता है। साधारण बहुमत मत पत्ती में हमने निर्वाचन अनुच्छेद
अनुच्छेद 55 में निर्वाचन पद्धति के बारे में पढ़ा था। उसमें एक साधारण बहुमत की मत पद्धति, दूसरी थी एकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो हम पहली साधारण बहुमत मत पद्धति की बात की थी। इसमें लोकसभा है, विधानसभा है, पंचायत है, नगर पालिका के सभी सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो इस पद्धति में निर्वाचन के समय सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी होता है। और यह पद्धति ब्रिटेन से ली गई है। और यह पद्धति ब्रिटेन से ली गई। एक एग्जाम्पल लेते हैं। लोकसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन इसी पद्धति के आधार पर किया जाता है। इसी पद्धति के आधार पर किया जाता है। जो वयस्क मताधिकार कि इसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन किया जाता है। एग्जाम्पल लिया हमने, लोकसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन इसी पद्धति के आधार पर किया जाता है। तो वयस्क मताधिकार क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 356 में वयस्क मताधिकार है। आर्टिकल 356 में, अनुच्छेद 356 में वयस्क मताधिकार इसमें एक संविधान संशोधन किया गया था, 61वां संविधान संशोधन 1989 में, जिसमें वयस्क मताधिकार की 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले अनुच्छेद 356 वयस्क मताधिकार में यह था कि जो 21 वर्ष का वयस्क है वो ही वोट देने का अधिकार है। अब इसमें एक संविधान संशोधन किया गया था, 61वां संविधान संशोधन किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में, जिसमें वयस्क मताधिकार की 21 वर्ष से घटाकर वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो दूसरी पद्धति के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसमें कौन कौन से आते हैं? राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के निर्वाचन इस पद्धति के में बताया गया है। इस पद्धति में उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना। हमने पहली पद्धति पढ़ी थी साधारण बहुमत मत पद्धति, जिसमें लोकसभा व विधानसभा
पंचायत व नगर पालिका के सदस्यों का निर्वाचन होता है। और दूसरी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल सगोणीय मत पद्धति, जिसमें राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होते हैं। इस पद्धति में उम्मीदवार एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन सदस्य का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। हम एक बात करेंगे उपराष्ट्रपति। इसमें राष्ट्रपति के बाद में राष्ट्रपति की हमने बात की थी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी दो संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य व राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति में लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 56। हम आगे बात करेंगे अनुच्छेद 54। निर्वाचन पद्धति। इसमें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, कौन कौन सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो संसद के लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और हम बात करेंगे कि संसद के लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति में भाग लेते हैं। दूसरे राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य भी निर्वाचन पद्धति नहीं है, निर्वाचन। तो संसद के लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यह किया गया था। दिल्ली व पुडुचेरी के संघ राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य जो मनोनीत जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, इससे एक संविधान संशोधन किया गया था। उसके आधार पर दिया गया था कि 17वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में किया गया था,
जिसके आधार पर दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला अनुच्छेद 55 निर्वाचन पद्धति। भारत में निर्वाचन पद्धति दो प्रकार की है। पहली साधारण बहुमत की मत पद्धति और दूसरी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इस दोनों पद्धतियों की हम चर्चा करेंगे। एक अनुच्छेद 54 के अंदर 55 के अंदर निर्वाचन पद्धति, साधारण बहुमत की मत पद्धति और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया गया है संविधान में। तो साधारण बहुमत की मत पद्धति है, इसमें लोकसभा, विधानसभा व पंचायत व नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव होता है। इस पद्धति साधारण बहुमत की मत पद्धति से लोकसभा, विधानसभा, पंचायत व नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव होता है। इस निर्वाचन पद्धति के आधार पर पहली पद्धति है साधारण बहुमत की मत पद्धति के आधार पर इन पदों का लोकसभा के सदस्यों का, विधानसभा के सदस्यों का, पंचायत के, नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव होता है। इस समय इस पद्धति में साधारण बहुमत मत पद्धति में एक से अधिक वोट होने वाला या जिसके एक आधे से अधिक साधारण बहुमत मत पद्धति के इस पद्धति में निर्वाचन के समय सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी होता है। साधारण बहुमत मत पद्धति में हमने निर्वाचन अनुच्छेद 55 में निर्वाचन पद्धति के बारे में पढ़ा था। उसमें एक साधारण बहुमत की मत पद्धति, दूसरी थी एकल
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, तो हम पहली साधारण बहुमत मत पद्धति की बात की थी। इसमें लोकसभा है, विधानसभा है, पंचायत है, नगर पालिका के सभी सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो इस पद्धति में निर्वाचन के समय सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी होता है। और यह पद्धति ब्रिटेन से ली गई है। और यह पद्धति ब्रिटेन से ली गई है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। लोकसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन इसी पद्धति के आधार पर किया जाता है। इसी पद्धति के आधार पर किया जाता है। जो वयस्क मताधिकार, कि इसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन किया जाता है। एग्जाम्पल लिया हमने, लोकसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन इसी पद्धति के आधार पर किया जाता है। तो वयस्क मताधिकार क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 356 में वयस्क मताधिकार है। आर्टिकल 356 में, अनुच्छेद 356 में वयस्क मताधिकार इसमें एक संविधान संशोधन किया गया था, 61वां संविधान संशोधन, उन्नीस सौ 89 में, जिसमें वयस्क मताधिकार की 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले अनुच्छेद 356 वयस्क मताधिकार में यह था कि जो 21 वर्ष का वयस्क है वो ही वोट देने का अधिकार है। अब इसमें एक संविधान संशोधन किया गया था, 61वां संविधान संशोधन किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में, जिसमें वयस्क मताधिकार की 21 वर्ष से घटाकर वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो दूसरी पद्धति के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसमें कौन कौन से आते हैं? राज्यसभा, विधान परिषद। एकल संक्रमणीय मत पद्धति राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के निर्वाचन इस पद्धति के में बताया गया है। इस पद्धति में उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। हमने पहली पद्धति पढ़ी थी साधारण बहुमत मत पद्धति, जिसमें लोकसभा व
विधानसभा, पंचायत व नगर पालिका के सदस्यों का निर्वाचन होता है। और दूसरी है अनुपातिक प्रतिनिधियों की एकल सगोनीय मत पत्ती, जिसमें राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होते हैं। इस पत्ती में उम्मीदवार एक निश्चित कोटा प्राप्त करना। अनुच्छेद 56 में बताया गया कार्यकाल कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण तिथि से लेकर 5 वर्ष तक होता है। इससे पहले वह उपराष्ट्रपति को अपना पद त्याग पत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग, राष्ट्रपति अपना पद त्याग उपराष्ट्रपति को दे सकता है। कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्ष तक होता है। अगर राष्ट्रपति अपना पद त्याग पत्र देगा, किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। इस पद त्याग की पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अनुच्छेद 56 कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्ष होता है। अगर राष्ट्रपति 5 वर्ष के कार्यकाल के बीच में अपना पद त्याग देना चाहता है तो वह अपना पद त्याग उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अगर राष्ट्रपति अपना पद त्याग पत्र दे दिया उपराष्ट्रपति को तो उपराष्ट्रपति का एक कर्तव्य बनता है कि वह इस पद त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। संविधान का अतिक्रमण करने पर एक बात अलग है कि अनुच्छेद 56 में कार्यकाल है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्ष तक रहेगा। इसके बीच में वह उपराष्ट्रपति को पद त्याग पत्र भी दे सकता है, जिससे भी इस्तीफा ले सकता है। अगर राष्ट्रपति अपना पद त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का कर्तव्य बनता है कि वह लोकसभा को सूचना देगा। इससे होता है एक तो ये, और एक होता है संविधान का अतिक्रमण करने पर। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। हमने आज राष्ट्रपति के बारे में कुछ पढ़ा कि संघ के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र व प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल वास्तविक होते हैं। और अनुच्छेद 52 में देखा था भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। वह अपने अधिकारों का वह खुद भी प्रयोग कर सकता है या फिर अपने अधीनस्थों द्वारा प्रयोग करवा सकता है। और 54 के अंदर हमने देखी थी निर्वाचन कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। जैसे संसद के लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और एक 17वां संविधान संशोधन भी हमने देखा था। 17वां संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं।
और हमने दूसरी बार अगला अनुच्छेद पढ़ा था 56, जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्ष तक है। इससे पहले वह अपना पद त्याग पत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति को पद त्याग पत्र देता है तो वह उपराष्ट्रपति इस पद त्याग की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा और संविधान कार्य करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। चलो दोस्तों, आज इतना, और अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे 57 पुनर्निर्वाचन, 58 योग्यताएं, वो हम बात करेंगे। आज इतना, ऑल द बेस्ट, थैंक्स। वीडियो ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छी लगे तो कमेंट करना।